हेलो एंड वेलकम टू विंग्स आईएएस। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जेकेएएस 2023 की 75 पोस्ट नोटिफाई हो चुकी हैं। आज से फॉर्म फिलिंग की पहली डेट है। तो दोस्तों साथ ही साथ हम आपको बता भी चुके हैं कि वी आर हैप्पी टू अनाउंस आवर कोलैबोरेशन विद शून्य आईएएस। फाइनली हमने कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर में दिल्ली का सबसे फेमस ब्रांड आके एक प्रोफेशनल इकोसिस्टम क्रिएट करे सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए। एंड वी आर स्टार्टिंग आवर बैचेस फ्रॉम 1st of May 2023। फर्स्ट वीक ऑफ मे में हमारे बैचेस शुरू हो जाएंगे, जिसमें हम 2.5 मंथ में जेकेएएस प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स खत्म करेंगे। आज मैं आया हूं आपसे सिलेबस डिस्कस करने के लिए। सिलेबस दरअसल मैक्सिमम लोगों को पता तो है, बट उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसकी जो एक्सपेंशन है, जो लाइंस लिखी हुई है सिलेबस में, उसको एक्सपैंड करके कैसे समझें कि उसमें क्या क्या आता है। इट्स सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। और काफ़ी बारी ये मुश्किल होती है कि किन सोर्सेज से पढ़ें, कहाँ से ख़त्म करें, करंट अफेयर कितना करना है, 6 महीने का करना है, साल का करना है, क्या करना है। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो लोग पहली बारी एग्जाम दे रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता एग्जाम के बारे में, तो लेट मी टेल यू, जेकेपीएससी सीसीई कहते हैं, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसका जो ऑफिशियल नाम है। जेकेएएस तो अब एक नॉर्मल वर्नाक्युलर में फेमस हो गया, जेकेएएस या फिर केएएस जिसको हम एग्जाम बोलते हैं। उसका एक्चुअल नेम है जेकेपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसे कि यूपीएससी में आईएएस का एक्चुअली जो ऑफिशियल नेम है दैट इज सिविल सर्विसेज एग्जाम, जेके यूपीएससी सीएससी, सिविल सर्विस एग्जाम। तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज और अकाउंट सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाना होता है, उसका नाम होता है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो इसके बारे में हम बात करेंगे। पहली बात तो यूपीएससी और जेकेपीएससी सीसीई के सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय इतना कि जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक कुछ पूछा जा सकता है, वो एक लाइन ऐड की हुई है, नंबर 1। नंबर 2, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन सेम है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सेम है। यहां तक कि जेकेपीएससी कोशिश भी कर रही है कि यहां से यूपीएससी प्रीलिम्स हो तो विद इन 1 मंथ 15 डेज केएएस प्रीलिम्स भी हो जाए, यहां से यूपीएससी मेंस हो विद इन 1 मंथ केएएस मेंस भी हो जाए। सो दे आर सिंकिंग द एग्जाम्स एंड ट्राइंग टू एंश्योर कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो बड़ी आसानी से केएएस की तैयारी भी कर पाएं। और क्योंकि पहले पैटर्न डिफरेंट होता था, 2 ऑप्शन होते थे, पहले पॉसिबल नहीं था। 2018 के बाद ये पॉसिबल हो पाया क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सेम कर दिया गया। सो ऑल ऑफ दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आप समझिए कि केएएस इज एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ऑफ यूपीएससी सिलेबस। नंबर 1 तो ये है। अब मैं बात करूं अगर कितने पेपर्स होते हैं प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 ये 2 आवर्स का पेपर होता है और इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स का होता है, यानी एवरी क्वेश्चन होल्ड्स 2 मार्क्स। और पेपर 2 जिसको सीसैट भी कहते हैं वर्नाक्युलर में, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें भी 100 क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि यूपीएससी में डिफरेंस ये है कि यूपीएससी में सीसैट में 80 ही क्वेश्चंस होते हैं। केएएस में 2018 में तो 80 क्वेश्चंस आए, पर 2021 में भी और 2022 में भी 100 क्वेश्चंस पूछे गए सीसैट में, यानी ये भी 2 मार्क्स के होते हैं और टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं, 200 मार्क्स। और अगर मैं बात करूं इसमें कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है, तो कट ऑफ इससे डिसाइड होता है पेपर 1 से। पेपर 1 से कट ऑफ डिसाइड होता है, ना कि पेपर 2 से। हालांकि उसमें रोल तो है पेपर 2 का भी, इन द सेंस कि अगर पेपर 2 आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आपका कितने भी अच्छे मार्क्स हो जीएस में तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। और कभी कभार अगर हायर जीएस में हायर मार्क्स लेने वालों के मार्क्स सीसैट पास नहीं होता तो कट ऑफ नीचे भी चला जाता है, जो कि 2022 में हुआ। इस बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो सीसैट क्वालिफाइंग है, दिस इज क्वालिफाइंग। यू ओनली हैव टू हैव 33% मार्क्स इन इट। समझ गए? यानी 66.66 मार्क्स अगर आप लेंगे या फिर 67 मार्क्स बोल दीजिए, सो यू आर क्वालिफाइड। उसके बाद आपका ये जीएस पेपर चेक होगा और सिर्फ इसके मार्क्स काउंट होंगे। इसमें आप 200 में से 200 क्यों ना ले लें, मतलब नहीं है, बस पास करना है इसको। तो ये तो आगे प्रीलिम्स की बात। अब हम इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं, इसके सिलेबस का। पहले एक नजर मार लेते हैं कि सिलेबस में लिखा क्या हुआ है। तो दोस्तों ये अगर आपको दिख रहा है क्लियरली, तो सबसे पहले
प्रीलिम्स का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब इसमें कितना करंट अफेयर पढ़ना है? पहली बात तो नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, यानी करंट अफेयर सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी चल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, रिसेशन होने वाला है, ग्लोबल इकोनॉमिक वोलेटिलिटी है, कोई इंटरनेशनल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कोई रिपोर्ट निकल आई, यूएन की कोई मीटिंग हो गई, G7 का कुछ एक नया इनिशिएटिव आ गया, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की कोई नई रिपोर्ट आ गई, जो कुछ भी इंटरनेशनली हो रहा है वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यानी करंट अफेयर सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड का है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले तो कम से कम एटलीस्ट आपको एक साल का तो करंट अफेयर पढ़ना ही है, एग्जाम से एक साल पहले का, यानी जून 2022 से लेकर जून 2023। अब आप बोलेंगे सर एग्जाम तो जुलाई में है, 22 जुलाई को, और जून का करंट अफेयर नहीं आएगा क्योंकि जुलाई में अगर पेपर है तो जून तक तो पेपर बन चुके होंगे, तो जून के महीने का तो आएगा नहीं। हमें भी ये लगता था, पर 2022 में उन्होंने 2021 में अक्टूबर में पेपर था 26 अक्टूबर को, और 1 अक्टूबर का करंट अफेयर डाला हुआ था। उस सेंस में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज करंट अफेयर आता है, इसलिए हमें जून 2022 से लेकर जून 2023 तक का करंट अफेयर करना पड़ेगा। अब कहाँ से करें, कैसे करें? बहुत से तरीके हैं। मतलब आप नेशनल लेवल मैगजीन ले लें, किसी भी चाहे कोई पब्लिशर की ले लें, चाहे किसी इंस्टीट्यूट की ले लें, आपकी चॉइस है, सब अच्छी होती हैं। हमारे यहाँ आपको मिलेगा शून्य IAS और विंग्स IAS के साथ जो हम लोगों ने मिलकर कंटेंट क्रिएट किया है साल का, उसकी मैगजीन मिलेगी जिसको हम कहते हैं समाधान। और ये करंट अफेयर मैगजीन में आपको पूरे ईयर का करंट अफेयर बहुत ही आसान भाषा में और बहुत लिमिटेड यानी ब्रीफ है, पूरी दुनिया की धनासिर नहीं है। शून्य IAS दिल्ली में माना ही जाता है करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा और अपने स्टडी मटेरियल के लिए। बाकी चीज़ तो है ही अच्छी, बट स्टडी मटेरियल में मास्टर्स हैं। सो वी हैव ट्राइड टू केटर दिस पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल इस सेंस में कि कम से कम वक्त में पूरा का पूरा कवर हो जाए। तो ये स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, आपको कोई और पसंद आता तो वहां से भी कवर कर सकते हैं, बट एक साल का करना जरूरी है। ऑब्वियसली करंट अफेयर में आपको डिफरेंट डायमेंशंस देखने पड़ेंगे। करंट अफेयर किस किस डायमेंशन का आपको करना है? करंट अफेयर आपको पॉलिटी का भी करना है, कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कोई नया लॉ पास हुआ किसी स्टेट में या पार्लियामेंट में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई नया अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पॉलिटी का करंट अफेयर होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी भी राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया गया है पार्लियामेंट से, तो एक रूल है, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसका नाम है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वो लिली थॉमस केस करंट अफेयर में हो गया क्योंकि उसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से ही वॉज इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालीफाई हुए? मिनिमम ये होता है RPA के तहत अगर कोई भी इंसान को इतनी सजा के लिए कन्विक्ट किया गया, मिनिमम 2 ईयर्स की सजा उनको हो गई, तो अगले 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कोई भी इलेक्शन लड़ने से या फिर मेंबरशिप होल्ड करने से। तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको। उसके बाद आ गया इकोनॉमी का करंट अफेयर। इकोनॉमी के करंट अफेयर में 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे। बजट हर साल फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है और उससे एक दिन पहले एक और डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है, इसका नाम है इकोनॉमिक सर्वे। ये दोनों करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमी के लिए। और इसके साथ साथ जो भी सरकारी स्कीमें आती हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रधानमंत्री जन धन योजना, और इसके साथ साथ में फॉर एग्जांपल हर घर नल से जल, सिमिलरली PM किसान सम्मान निधि, ये सब चीजें जो स्कीम्स हैं वो भी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर ज्योग्राफी का करंट अफेयर आ गया। ज्योग्राफी के करंट अफेयर में ऑब्वियसली जो भी नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, साइक्लोन आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, वोल्केनो इरप्ट हो रहा है, या फिर सुनामी आने का खतरा है, या फिर कोरल ब्लीचिंग के बारे में बात चल रही है, मरीन इकोसिस्टम की बात चल रही है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइप के फॉर एग्जांपल अक्सर साउथ इंडिया में रेड सैंडर्स की स्मगलिंग बड़ी फेमस है, वो किस स्पीशीज से बिलोंग करता है, किस किस्म के फॉरेस्ट में आता है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और सिमिलरली जो आपके एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न है, क्लाइमेट चेंज का क्या रोल है, ये सब चीज़ें से करंट अफेयर हो जाता है इन एडिशन टू वट एवर यू स्टडिंग। उसके अलावा जो एरियाज न्यूज़ में रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन न्यूज़ में रहा तो यूक्रेन के आसपास की वाटर बॉडीज, यूक्रेन के आसपास की स्टेट्स,
उनका नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर, उनका क्लॉकवाइज ऑर्डर। सिमिलरली जो आपका यूक्रेन की कैपिटल है या फिर यूक्रेन के इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जो जो भी एरियाज न्यूज़ में रहे हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये ज्योग्राफी करंट अफेयर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आ गया आर्ट एंड कल्चर का करंट अफेयर्स। अब आप बोलेंगे सर आर्ट एंड कल्चर तो हिस्ट्री का पार्ट है, इसका करंट अफेयर क्या होगा? आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर ये हुआ कि जो चीजें न्यूज में आई, फॉर एग्जाम्पल यूनेस्को ने एक हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया, तो वो साइट इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिमिलरली बिहू डांस का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया अभी अभी आसाम में, तो उसमें तकरीबन शायद 11,000 डांसर्स ने वो रिकॉर्ड कायम किया है। वो बिहू डांस एक डांस है आसाम का कल्चर का, तो वो बिहू डांस क्या है, वहाँ के क्लासिकल डांसेस क्या हैं। सिमिलरली जो 26 जनवरी के दिन अलग अलग स्टेट्स ने अपने कल्चर को प्रेजेंट किया, उस किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को प्रेजेंट किया, क्या लैंग्वेज को प्रेजेंट किया, क्या ट्राइब्स को प्रेजेंट किया, उसके रिगार्डिंग सवाल आ सकता है। या फिर प्राइम मिनिस्टर ने किसी पर्टिकुलर ट्राइब, किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर कल्चरल एस्पेक्ट को मेंशन किया मन की बात में, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्ट एंड कल्चर का इस तरीके से करंट अफेयर लिंक होता है। सिमिलरली अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो जिन इवेंट्स को 100 ईयर्स हो चुके हों, फॉर एग्जाम्पल 1923 में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन मॉडर्न हिस्ट्री में हुए, उनको साल हो गया। जिन इवेंट्स को 150 साल हो गए, जिन इवेंट्स को 200 साल हो गए, उन इवेंट्स के ऊपर सवाल बनने का पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है जी। उसके साथ साथ में एनवायरमेंट तो करंट अफेयर भरा हुआ है। तो अगर मैं एनवायरमेंट की बात करूं, एनवायरमेंट में कौन सी थ्रेटेंड स्पीशी है, कौन सा इकोसिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। ब्राजील में फॉरेस्ट फायर हुए, ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर हुए, कोआला बियर की मतलब वल्नरेबिलिटी बहुत बढ़ गई। सिमिलरली कोरल ब्लीचिंग हो रही है। ऑल दीज थिंग्स जो न्यूज़ में रहे हैं, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंडेक्स वगैरह, नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसके बाद उनकी ऐप कौन सी है, क्या वर्स्ट होता है, क्या मॉडरेट होता है, क्या नॉर्मल होता है, ऑल दीज थिंग्स। सो एनवायरमेंट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, कोरल ब्लीचिंग, क्या बोलते हैं आपका एल्गल ब्लूम्स, यूट्रोफिकेशन, ये सब चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल रामसर साइट 75 हो गई हैं। अच्छा, चीता को लाया गया, कहाँ से लाया गया? नमीबिया से और साउथ अफ्रीका से। टाइगर को ट्रांसलोकेट किया जा रहा है कंबोडिया में। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कौन किसने कहा, अभी अभी पीएम बंडीपुर नेशनल पार्क में गए, वहाँ कौन कौन सी स्पीशी इंपॉर्टेंट है, क्या वो टाइगर रिजर्व है, क्या वो एलिफेंट रिजर्व है, उसमें उस नेशनल पार्क में कौन सी रिवर बहती है, कहाँ पर लोकेटेड है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कवर द करंट अफेयर। तो आपके लिए आसान करने के लिए वी आर लॉन्चिंग स्टडी मटेरियल। आज हमारी ऐप पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, कल इनफैक्ट कल सुबह तक। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर सकते हैं, प्री ऑर्डर कर सकते हैं। विद इन 7 वर्किंग डेज में आप तक स्टडी मटेरियल डिलीवर भी हो जाएगा और ऑनलाइन कोर्स हमारा 1 मई से लॉन्च हो रहा है। तो ये तो आ गई करंट अफेयर की बात। डिस्कशन करने में इसमें तो कोई अंत नहीं डिस्कशन का, लेकिन क्या है कि ऐसा आपको एक वीडियो में समझाना मुश्किल है। हम कोशिश करेंगे कुछ क्लासेस करने की करंट अफेयर पे ऑनलाइन यूट्यूब पे भी, और हमारे कोर्स में तो खैर है ही, सेपरेट कोर्स भी लॉन्च होगा करंट अफेयर का, उसमें से भी आपके लिए आसानी काफ़ी होगी। बड़े ही नॉमिनल कॉस्ट में वो कोर्स होगा, कंसिडरिंग कि दिल्ली की फैकल्टी यहाँ आके पढ़ा रही है। वी हैव केप्ट द प्राइसेस वेरी नॉमिनल। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट तो ऑब्वियसली ये शुरू हो जाएगा बैक वन, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से, जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, और ये चलेगा आगे तक पूरा मॉडर्न हिस्ट्री 1947 तक। इस सब में सबने पढ़ा भी होता है, बहुत सी बुक्स फेमस भी है, एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो, स्पेक्ट्रम भी बहुत फेमस बुक है, वहां से भी पढ़ सकते हो। अगेन हमारा प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं हमने,
जो बहुत ही कम नोट्स में आपका सारा सिलेबस कवर करेंगे और साथ में उस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि टेबल फॉर्म में है, फ्लोचार्ट डायग्राम में है, उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो एनी वे यू कैन, इसमें कोई खास इशू है नहीं। हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट में सबने पढ़ भी रखा होता है और इतना कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, बस एंशिएंट एंड मेडिवल को याद रखना मुश्किल होता है, वो एक है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि एंशिएंट एंड मेडिवल को फिलहाल स्टार्टिंग में मत पढ़ो, मॉडर्न को पढ़ लो। जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो का मतलब है कि आप कितना एफर्ट लगाएं और रिटर्न्स कितने मिले आपको। अगर आप 15 घंटे एंशिएंट मेडिवल पे लगाते हैं तो कितना पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छे क्वेश्चन, मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सिमिलरली अगर आप 15 घंटे एनवायरनमेंट में लगाते तो वहां ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, वहां ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे आपको। तो एंशिएंट मेडिवल को इमीडिएटली मत शुरू करो, स्टार्टिंग में एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी जैसी कोई चीज उठाओ, या फिर पॉलिटी, इकोनॉमी जैसी कोई चीज उठाओ, या फिर पॉलिटी, हिस्ट्री जैसी कोई चीज उठाओ, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट मेडिवल को स्टार्ट मत करो, कभी कभार बोरिंग भी लगता है, डिफिकल्ट भी है, थोड़ा बहुत याद रखना है इसको। तो मॉडर्न से शुरू करो, शुरुआत हमेशा आसान सब्जेक्ट से। फिर हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस में। नेक्स्ट है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो अगेन, जहां तक बात की जाए ज्योग्राफी की हमारे प्रीलिम शॉर्ट नोट्स में वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए अलग है, इंडियन ज्योग्राफी के लिए अलग है, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए अलग है, और बिल्कुल कलर्ड फॉर्मेट में वर्ल्ड ज्योग्राफी का स्पेशली हमने रखा हुआ है ताकि मैप्स आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो एनसीईआरटी से सोर्सेस का, बट क्योंकि टाइम कम है तो मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी की जिस्ट ही अगर मिल जाए तो वो भी सही है। तो हमारे नोट्स में भी जिस्ट मौजूद है। इसमें जिस्ट मौजूद है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, करंट अफेयर अपडेटेड है, सारा का सारा 2023 के एग्जाम के हिसाब से अपडेटेड है। तो उस हिसाब से हमने टॉपिक्स भी वो कवर किए हैं जिनके आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो जनरली क्या होगा, एनसीईआरटी से आप पढ़ेंगे, उससे तो एनसीईआरटी से पढ़ने से बेस्ट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन करंट अफेयर आपको साथ में अपडेट करना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है 10 सोर्सेज से, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो टाइम कंज्यूमिंग बचाने के लिए आपके लिए वो नोट्स तैयार रखे हुए हैं, वहां से भी पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपको किसी और इंस्टीट्यूट में पसंद है वो भी पढ़ सकते हो, ऐसा कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको एक किताब और मैं रिकमेंड करूं, अगर आपको एनसीईआरटी से पढ़ना ही है खुद ही, तो जीसी लियोंग भी एक अच्छी किताब है, लेकिन ये सब का जिस्ट हमने यहां तैयार कर रखा है। तो जो मेहनत आपने करनी है वो हमने कर रखी है, उसको सिर्फ वहां से उठाइए और रिवाइज करिए और पढ़िए। और हमारा ऑनलाइन कोर्स और हमारे नोट्स इस तरीके से इंटरलिंक्ड है कि अगर दोनों आप एक साथ करेंगे तो आपका मैक्सिमम सिलेबस कम से कम टाइम में खत्म हो जाएगा, एंड योर चांसेस फॉर गेटिंग थ्रू द प्रीलिम्स विल इवन इंक्रीज। फिर आगे आपका नेक्स्ट देखते हैं सिलेबस में क्या है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज एक्सेट्रा। अब देखो, पॉलिटी के लिए तो खैर लक्ष्मीकांत सबने नाम सुना ही होगा। लक्ष्मीकांत अगर आपके पास से आपने पढ़ी तो ये सबसे बेस्ट सोर्स है। अगेन हमने भी इसकी जिस्ट बनाई हुई है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ी ली होती है, सो दिस इज वन ऑफ द गुड ऑप्शंस। हमने भी, हमारा ये फायदा है पॉलिटी हमारी बुक्स का कि हमने अगेन करंट अफेयर को अपडेट कर रखा है, जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, लेटेस्ट लॉज हैं, पार्लियामेंट्री लॉज, या फिर कोई रूल्स जो न्यूज़ में रहे हैं, फॉर एग्जांपल आरपीएस के, आरपी एक्ट के सेक्शन न्यूज़ में रहे हैं, वो सब कवर्ड है उसमें। तो अदरवाइज लक्ष्मीकांत इज गुड एनफ फॉर पॉलिटी, उसको डॉट टू डॉट फॉलो करो। लेकिन इनमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं? सबसे पहले पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आएगा आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। देन देयर इज पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि है फंडामेंटल राइट्स। देन देयर इज पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, that is DPSP, Directive Principle of State Policy. Then there is part 4A of the Constitution जो कि है फंडामेंटल ड्यूटी। उसके बाद आ गया पार्लियामेंट, उसके बाद आ गया प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, उसके बाद आ गया सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देन देयर इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड लास्टली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्युनिसिपैलिटी शेड्यूल 11th एंड 12th। ये इंपॉर्टेंट है सारा, इसमें ज्यादातर सवाल इसमें आते हैं, इसके अलावा भी आ सकते हैं। हाँ, एक चीज तो छोड़ दी मैंने, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट। और क्योंकि इमरजेंसी रूल वगैरह बहुत लगा है, एटलीस्ट गवर्नर रूल बहुत लगा है, तो आप इमरजेंसी प्रोविजंस भी पढ़ लेंगे, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, सब कुछ पढ़ सकते हैं। दिस इज द मेन क्रक्स। इसके अलावा बहुत कुछ बच गया, लेकिन यहां से अगर आप पढ़ लेंगे तो काफी सारे सवाल यहीं से बनते हैं, मैक्सिमम सवाल यहीं से बनते हैं।
और लक्ष्मीकांत इसके लिए बड़ा अच्छा सोर्स है। हमारे सोर्स भी अवेलेबल है, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे देख सकते हैं। हमारे जम्मू सेंटर पे आके आप स्टडी मटेरियल को नजर मार सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि आपके हिसाब से आपको सूट क्या कर रहा है। गांधीनगर 48 C/C में अवेलेबल है। हाँ जी, नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड इंक्लूजन। तो इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कोई एक सोर्स में रिकमेंड करूं तो अनकंप्लीट होगा। डिफरेंट लोगों ने एनसीईआरटी से पढ़ा, लेकिन एनसीईआरटी सफाइस नहीं करती। मैक्सिमम सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी काफी होती है, बट इकोनॉमी के लिए नहीं होती। तो इकोनॉमी में यू हैव टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कोई एक सोर्स है नहीं। सो अगेन आई विल रिकमेंड यू आवर नोट्स और एनी अदर इंस्टीट्यूट नोट्स आपको पढ़ने, अगर वहां से भी ठीक ही होगा। तो इकोनॉमी में आपको मेजर चीजें फोकस रखना है। एक तो आपका बेसिक्स आ गया, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इसमें सवाल बना था यूपीएससी 2021 में। देन देयर इज यूटिलिटी कर्व। उसके बाद आ गया आपका मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। हम टॉपिक वाइज अलग अलग सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं ओवरव्यू दे रहा हूं आपको सब्जेक्ट का। फिर आ गया आपका नेशनल इनकम कैलकुलेशन एंड ग्रोथ। फिर आ गया आपका पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आ गया आपका प्लानिंग। फिर आ गया आपका इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्कीम्स, ये मेजर है। इसके अलावा छोटी मोटी चीजें रह जाती हैं, बट मैं इकोनॉमी की स्ट्रैटेजी जो बताऊंगा वहां डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। सोर्सेज क्या हैं? कोई भी नेशनल इंस्टीट्यूट के नोट्स या फिर शून्य IAS के नोट्स आप रख सकते हैं, कोई भी अच्छे नेशनल इंस्टीट्यूट नोट्स। हमारे नोट्स हमने अगेन करंट अफेयर अपडेटेड करके रखे हुए हैं। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन इन जनरल साइंस। अब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं, जैसे कि फूड चेन, फूड वेब। यशोधरा मैम अलग से इस पर एक वीडियो बनाएंगी। जैसे कि आपको पढ़ने हैं प्रोटेक्टेड एरियाज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, जो भी उसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, जितने भी डिपार्टमेंट उसके अंडर आते हैं, जितनी भी स्कीम्स उसके अंडर आती हैं, चाहे वो कैंपा हो, चाहे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी हो, चाहे वो नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन स्टैंडर्ड हो। तो ये आपको यशोधरा मैम डिटेल में बताएंगी अलग से वीडियो में, बट ओवरव्यू में आपको दे रहा हूं। अगेन स्टडी मटेरियल क्या है? एक तो 12th क्लास की जो बायोलॉजी है एनसीईआरटी, उसके लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं, उसमें काफी अच्छा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और अगर आपको थोड़ा और भी डिटेल में पढ़ना है तो इग्नो के 32 मॉड्यूल्स आते हैं, वो भी बहुत अच्छे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। बट अगेन टाइम कम है, तो टाइम बचाओ, कोई नेशनल इंस्टीट्यूट के नोट्स उठाओ, वहां से खत्म करो, क्योंकि करंट अफेयर, स्टैटिक पोर्शन को सब कुछ मर्ज करना इज डिफिकल्ट। 2.5 महीने में, 2.5 महीने में आपको पीएचडी नहीं करना, खुद से नहीं आपको वो एक अपना एक हिसाब से एक वो इतना बड़ा पहाड़ सर पे उठा लेना है। इमोशनल गेम नहीं, इट्स अ स्मार्ट वर्क। ये मत सोचो कि मैं खुद सब कुछ करूंगा, कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, बट टाइम कम है। कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ एक चीज करता है, वो आपका टाइम बचाता है, अदरवाइज तो आप सारा कुछ खुद से पढ़ सकते हो। स्पेशली यूट्यूब के दौर में जब सब कुछ अवेलेबल है, द ओनली थिंग द कोचिंग इंस्टीट्यूट विल हेल्प यू आउट इज इन सेविंग योर टाइम। समझ रहे हैं? अब अगर मैं बात करूं कि हाईएस्ट मार्क्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से सब्जेक्ट है, उसके बाद कम सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर, इन दोनों के मिला के 15 to 30 सवाल आएंगे। 15 इससे तकरीबन। पिछली बार का पेपर आप चेक करेंगे तो 15-20 सवाल एनवायरनमेंट से थे, 15 से 20 सवाल करंट अफेयर में थे, ठीक है। फिर आगे आपका पॉलिटी, पॉलिटी में भी कम से कम आपके 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे। फिर आगे आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी आपके 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे, यानी एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड आर्किटेक्चर। फिर आगे आपका ज्योग्राफी, अगेन 10 to 15 क्वेश्चंस। फिर आगे आपका इकोनॉमी, 5 to 10 क्वेश्चंस। फिर आगे आपका जनरल साइंस, जनरल साइंस में वही है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी, जो 10वीं की साइंस है। तो इसमें भी आपके 5 to 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो 30 एंड 60 एंड क्या कहते हैं आपका 10, 70। जो बाकी 30 क्वेश्चंस होंगे वो मिसलेनियस होते हैं, जो एक स्टेटमेंट में कुछ, एक फैक्ट ज्योग्राफी का है, एक फैक्ट एनवायरनमेंट का है, तो किसी एक सब्जेक्ट में कैटेगराइज करना उनको मुश्किल होता है। सो पॉलिटी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें आपका एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, मैक्सिमम पेपर तो यहां से होगा। फिर बच गया इकोनॉमी, फिर बच गया मिसलेनियस, फिर बच गया बेसिक साइंस।
तो इसलिए प्रायोरिटाइज करो, एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी को पहले शुरू कर सकते हो या फिर पॉलिटी और हिस्ट्री को पहले शुरू कर सकते हो। इन टॉपिक्स को पहले खत्म करो क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां सिलेबस खत्म करना है वहां रिवीजन भी हर संडे करनी है। तो सिलेबस तो खत्म करना ही है आपको, साथ में आपको दो चीजें और करनी। नंबर 1, हर संडे एक तो आपको रिवीजन करनी है और एक आपको टेस्ट लिखने हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है आपको कोई भी, अगेन चाहे नेशनल करो चाहे स्टेट लेवल करो, बट सब्जेक्ट वाइज करना। जब आपने ज्योग्राफी खत्म किया तो ज्योग्राफी का 50% सिलेबस खत्म किया तो 50% सिलेबस का एमसीक्यू भी साथ में खत्म करो। आपने एनवायरनमेंट का खत्म किया 50% सिलेबस तो उसका एमसीक्यू भी साथ में खत्म करो। और टेस्ट सीरीज और टेस्ट की प्रैक्टिस करने में दो डिफरेंस हैं। नंबर 1, टेस्ट सीरीज टाइम बाउंड मैनर में पूरे एग्जामिनेशन कंडीशन को रेप्लिकेट करने का उसका मकसद होता है, और ये आपका जो आपका डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस है उसका मकसद आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी होता है। तो डेली एमसीक्यूज भी करो 10-20 हर दिन, और आपका वीकली टेस्ट भी करो। और एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम 20 to 30 आपने 100 क्वेश्चन वाले टेस्ट किए होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एब्सोल्यूटली इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते किसी भी सेंस में। उसके बाद आ गया सीसैट। मैं चाहूंगा कि सीसैट की फैकल्टी आपको ज्यादा बेटर बता पाए, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा मैं कि सीसैट में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे स्टार्ट करो इमीडिएटली। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की हम क्लासेस जरूर कराएंगे यूट्यूब पे, उसमें हम वहां से पढ़ सकते हैं। ऐसे भी बड़े सारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां से भी आप देख सकते हैं। वी विल ऑल्सो स्टडी इट। तो दोस्तों, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी सिलेबस की। आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि हमारे आईएएस चैनल पे जितना भी हो सके हम सिलेबस कवर करवाएं। उसके अलावा जो पेड कोर्स है वो तो चलेगा ही बड़ी नॉमिनल चार्जेस में, लेकिन हमारे यूट्यूब से भी लोग जुड़ सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हमसे यूट्यूब से ही पढ़ें डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट भी, हम वहां भी कुछ ना कुछ लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे, कुछ ना कुछ सिलेबस खत्म करेंगे। टीम ए और टीम बी होगी। टीम ए यू विल फाइंड इन कोर्स इन पेड कोर्स एंड टीम बी विल बी ऑन यूट्यूब। दोस्तों, इसके अलावा स्टडी मटेरियल जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं उनके घर में स्टडी मटेरियल पहुंच जाएगा, और हमारी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां आप क्लिक करेंगे। अगर कोर्स परचेज करेंगे तो वहां एड्रेस का ऑप्शन भी आएगा, एड्रेस डालिए, विद इन 7 वर्किंग डेज आपके घर में स्टडी मटेरियल पहुंच जाएगा। जिनको ऑनलाइन कोर्स नहीं भी ज्वाइन करना, सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, वो भी कर सकते हैं। वो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा। सो वील सी यू सून। 1 मई से हमारा कोर्स लॉन्च होगा, और तब तक के लिए यूट्यूब पे हम आपसे जुड़े रहेंगे आपके क्वेश्चंस वगैरह हैंडल करने के लिए। एंड रही एक लास्ट बात मैं आपको बताऊं कि जो हमारी एज रिलैक्सेशन का इशू है उसका हम पूरा सपोर्ट करते हैं। 2016 से लेकर 2023 तक सिर्फ 4 केस एग्जाम हुए हैं। 2016 वाला जो इसका रिजल्ट 18 में आया, फिर 2018 वाला जो 19 में एग्जाम हुआ और 20 में रिजल्ट आया, 2021 वाला जिसका रिजल्ट 2023 में आया, और 2022 वाला जिसका रिजल्ट अभी आया नहीं। ये 4 हुए हैं 2016 से। तो एक इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट जेकेएसबी के एग्जाम लगातार डिले हो रहे हैं। तो यूथ ऑफ JNK did not get that equality of opportunity. So we completely support the age relaxation issue and we will raise it at all the platforms. Thank you so much दोस्तों. We'll see you soon with new interesting facts and new videos. Thank you so much.